हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। आपसे ये पूछा गया। देखिए, अगर आप देखें भार का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg। एम क्या होता है? एम होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। और अगर हम जी की बात करें तो जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और डब्ल्यू होता है भार। अब आपसे पूछा गया है कि अगर 600 न्यूटन बल हो तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम भार की बात करें तो भार भार के केस में भार केवल जी पर निर्भर करता है, क्योंकि एम जो होता है, एम होता है नियत। नियत या कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना। तो जो डब्ल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है जी के। अब जहां पर जी का मान ज्यादा होगा वहीं पर डब्ल्यू ज्यादा होगा, और अगर जी का मान कम है तो डब्ल्यू कम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा पर जी के मान का 6 गुना होता है। ठीक है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 टाइम्स होता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब अगर इसी तरह से हम भार में देखें तो भार, अगर हम जा रहे हैं चंद्रमा पर जा रहे हैं, तो चंद्रमा पर जी कितना हो जाएगा? 1/6। तो जो भार है डब्ल्यू मून पर, भार कितना हो जाएगा पृथ्वी पर भार का? 1/6। समझ गए। अब अगर पृथ्वी पर हम भार की बात करते हैं और हम देखते हैं तो 6,600 दिया हुआ है हमें, 600 न्यूटन दिया हुआ है। और यहाँ पर अपॉन 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? मून पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अब देखो, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। जो भार होता है वो सिर्फ न्यूटन में नहीं होता है। हाँ, न्यूटन में होता है, ठीक है, क्योंकि F = mg होता है। F = mg। तो m मतलब न्यूटन है ना, तो न्यूटन में भी आप लिख सकते हो। ओके, सही आंसर क्या है? 100 न्यूटन। चलिए, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कहाँ की? पृथ्वी की। तो यहाँ पर भार इज इक्वल टू होता है mg। भार आपको दिया है 29.4 न्यूटन, और m आपको निकालना है। g आपको पता है पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप सभी को जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप हर एक राशि की आप यूनिट लिखोगे। ठीक है ना, हर एक की आपको यूनिट लिखनी है। अगर आप यूनिट लिखोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं समझ रहे हो, मतलब राशि के केस में भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 29/4। 29.4 इंटू, सॉरी, डिवाइडेड 9.8। और ये कितना है? न्यूटन प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, दशमलव जाएगा और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 3 के आसपास आएगा। तो m = कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए देखो, आप ऐसे सॉल्व करना। मैंने इस तरह से किया है, जैसे 100 है, अगर 100 होता और यहाँ पर 300 होता तो 3 आता। अब यहाँ पर क्या हुआ? 100 की जगह पे 98 है, मतलब -2 है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 294 है, मतलब कि -6 है। तो कितनी बार है ये? 3 बार है ना, तो 3 बार जाएगा। ओके। जो अपने नंबर्स होते हैं, मेन नंबर, जैसे 98 और 294, इनका आप डिवाइड करो। और अगर शेषफल है 2, नियरेस्ट वैल्यू से जो शेषफल होता है, तो 2 और 6, अगर आप इनका डिवाइड करोगे तो जो आंसर यहाँ आएगा वही यहाँ आता है। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चांद पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? आपसे पूछा गया है। जैसे आपसे बोला गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसने पृथ्वी पर छलांग लगाई, तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो मान लीजिए वो जाता है 6 मीटर तक। और अगर हम चांद की बात करते हैं, मून में, तो बात वो जाता है केवल एक, सॉरी, ज्यादा तक चला जाता है, 16 मीटर तक चला जाता है। 36 ले लो यहाँ पर, है ना, 36 मीटर तक चला जाता है। तो ऐसा क्यों है, आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर क्या है? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, ऐसा नहीं है, 1/6 होता है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, क्या इसका आंसर ये है? नहीं। दूसरा, तीसरा है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प अल्प होता है, मतलब कम होता है। हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी पर अगर जीई है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? G/6। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
1 किलोग्राम राशि वजन है। 1 किलोग्राम कितना होता है आपसे ये पूछा गया है। 1 किलोग्राम मतलब m की वैल्यू आपसे पूछी है। W इज इक्वल टू m इंटू जी। m किलोग्राम राशि कितनी है? m आपको 1 किलोग्राम की जगह पर 1 और g की जगह पर 9.8, तो कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1 इंटू 9.8 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन, है ना? इस तरह से निकालना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। आपसे पूछा गया जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? ठीक है। अब देखो, अगर आपको इन दोनों चीजों का पता है तो आप अपने आप आंसर निकाल सकते हो। यदि मैं आपको बोलूं कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है ना? देखिए, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? सबसे पहली चीज, जड़त्व आघूर्ण, है ना? जड़ता आघूर्ण क्या होता है? जड़ता आघूर्ण का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ना, और वो घूर्णन गति कर रही है, तो वो किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही होगी, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन जड़ता आघूर्ण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये है कोई अक्ष, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक वस्तु है जो कि लगातार चक्कर लगा रही है, ठीक है, घूर्णन कर रही है, इस तरह से लगातार घूर्णन कर रही है। तो इस वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए T1 समय पर वस्तु यहाँ है, T2 समय पर वस्तु यहाँ है, अगर T3 पर देखो तो वस्तु यहाँ है, T4 पर देखते हो आप वस्तु यहाँ है, तो ये है एक्सिस। तो इस वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोल देते हैं जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। अब बारी आती है कोणीय त्वरण की। यहाँ पर गुणनफल बोला है तो इनटू आपसे पूछा गया कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण क्या होता है? अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण होता है नॉर्मल, अगर हम त्वरण की बात करते हैं तो वो होता है वेग परिवर्तन की दर, ठीक है, डीवी बाई dt। त्वरण है ये, वेग परिवर्तन की दर। अब अगर कोणीय त्वरण आपसे पूछा गया है तो कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। अगर हम कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होता है? ये होता है कोणीय त्वरण, ठीक है, ये चीज। अब इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? इन दोनों के गुणनफल को हम बोलते हैं बल आघूर्ण, ये आप सभी को पता होगा। बल आघूर्ण इन दोनों के गुणनफल को बोलते हैं, और बल आघूर्ण का ही एक दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क, ठीक है, ऐसा इंग्लिश में भी ये है टॉर्क। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को हम बल आघूर्ण या फिर टॉर्क बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अब देखो, इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क, है ना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं आर एफ साइन थीटा। आर हम सभी जानते हैं, आर क्या होती है? रेडियस। रेडियस कौन सी रेडियस? ये वाली रेडियस है आर, ठीक है। अब हम आते हैं एफ पर, तो एफ क्या होता है? एफ होता है फोर्स। ओके, एफ है फोर्स। और ये जो थीटा है, थीटा क्या है? मेन बात ये आपसे पूछी जा सकती है कि थीटा क्या होता है। तो थीटा के लिए आपको याद रखना है कि जो बल हमने लगाया है, और लीवर, मतलब कि बल फोर्स और लीवर आर्म होता है। लीवर आर्म, लीवर आर्म का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर है, ये अगर हम अक्ष मानते हैं और कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है ना, तो लीवर आर्म ये होगा, है ना, यहाँ से हम इसको घुमाते हैं, इससे पकड़कर हम घुमाते हैं, तो ये हो जाता है लीवर आर्म, ठीक है। तो बल इस दिशा में लग रहा है, लीवर आर्म ये है, तो इनके बीच का कोण, ये वाला एंगल, अगर बल हम इस तरफ माने और लीवर आर्म इधर माने, तो ये वाला कोण, समझ गए, इसे हम बोलते हैं थीटा। ओके, ये होता है थीटा, लीवर आर्म, ठीक है, बिटवीन फोर्स एंड लीवर आर्म के बिटवीन जो कोण होता है उसे बोलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है ना, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, और आपका जो एग्जाम है स्पेशली टेक्नीशियन वाला, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। टेक्नीशियन है इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस होते हैं, बहुत कठिन फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है। बलागुण का फॉर्मूला है, कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टॉर्क। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? देखो,
एक तरफ है 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक तरफ है 3 डिग्री सेल्सियस, और इसके बीच में आता है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या होता है, जल का जो घनत्व होता है, घनत्व मैक्सिमम होता है किस पर, 4 डिग्री पर। अगर इस तरफ आप जाते हो, इस तरफ आप जाते हो, तो जो घनत्व होता है वह कैसा होता है, घटता है। और यहाँ आप जाओगे तो घनत्व क्या होता है, घटता है। क्या, घनत्व, ठीक है। अब देखो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, या डी बराबर होता है एम अपॉन बी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो किसी भी चीज का द्रव्यमान जो होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका अगर ये कांस्टेंट हो गया, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/v के। मतलब कि आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ इन फॉर्मूले पर। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ घनत्व घट रहा है, फिर उसके बाद घनत्व बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अगर 9 से आप 4 तक जाते हो, तो इस दिशा में जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इस दिशा में जाने पर बढ़ता है, और इस दिशा में जाने पर बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर हम 9 से 4 तक जा रहे हो, घनत्व तो बढ़ रहा है, अगर घनत्व तो बढ़ रहा है तो आयतन कैसा होगा, इधर पर इस कंडीशन में अगर घनत्व तो बढ़ रहा है तो आयतन कैसा होगा, घट रहा होगा। सेम यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस दिशा में जा रहे हो, ऐसे डायरेक्शन में, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो निरंतर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घनत्व क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर घनत्व घट रहा है मतलब कि डी घट रहा है, तो आयतन बढ़ रहा होगा। आपसे क्या पूछा गया है? आयतन के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि 9 से 3 डिग्री तक जाने में क्या होगा। तो आप देखो 9 से पहले आप 4 तक गए, तब क्या हुआ, आयतन घटा, ठीक है। उसके बाद जब आप 4 से 3 तक गए तो आयतन बढ़ा। मतलब कि अगर इन दोनों को आप कंबाइन करके देखो, 9 डिग्री से 3 डिग्री तक जाने में, तो पहले जो आपका आयतन था वो कैसा होता है, घटता है स्टार्टिंग में। मतलब एट स्टार्टिंग जो आयतन होता है वो घटता है, और एट एंड या टुवर्ड एंड क्या होता है, आयतन बढ़ता है। मतलब पहले घटता है और फिर बढ़ता है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी, कि पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है, याद करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। आपसे बोला गया ये है बीकर, इसमें कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी है, और यहाँ पर एक आइस है, आइस क्यूब है जो कि तैर रहा है, और ये क्या है, ये है वाटर, ठीक है। ओके, बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कैसा होगा, यदि बर्फ पूर्णतः पिघल गई। अब देखो हम सभी जानते हैं कि जो 1/10 पार्ट होता है आइस का, वो कैसा होता है, पानी के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर होता है। मतलब कि जो बाकी का पार्ट है 9/10, ये कैसा है, ये पानी के नीचे है, ओके। तो ऑलरेडी काफी बड़ा पोर्शन जो है पहले से ही पानी के अंदर कवर कर लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए जब आप 1/10 डुबोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9/10 ऑलरेडी इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर है, ठीक है। इतना ऑलरेडी पानी के अंदर है, तो 1/10 के पिघलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है। पानी के जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। सही आंसर क्या है, पानी जमने पर फैलता है। देखो क्या होता है, जो वाटर है ना, वाटर वॉल्यूम हमेशा कम होता है किससे, आइस वॉल्यूम से, है ना। जबकि द्रव्यमान एम हो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एम हो। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बर्फ में ना एयर गैप आ जाते हैं, ओके। बर्फ के बीच में क्या हो जाते हैं, एयर गैप आ जाते हैं। एयर गैप आने की वजह से क्या होता है, ये आंसर को बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि जो आयतन होता है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, मतलब कि आयतन बढ़ जाता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना।
ओके, आयतन बढ़ जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों है? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखो क्या होता है, जो घर्षण होता है, घर्षण बल, वो समानुपाती होता है खुरदुरी सतह के। खुरदुरी सतह मतलब जितना ज्यादा आपको घर्षण बल चाहिए सतह है उतनी ज्यादा खुरदुरी होनी चाहिए, मतलब चिकनी नहीं होनी चाहिए। ओके, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो समानुपाती होता है 1 बटा चिकनी सतह। ठीक है, मतलब अगर चिकनी सतह ज्यादा है तो घर्षण बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आप अगर आप सड़क को देखो, सड़क और दूसरी तरफ है बर्फ, तो अगर हम इनके चिकनाई का रेशियो देखते हैं तो जो खुरदुरापन होता है, खुरदुरापन खुरदुरापन सड़क में ज्यादा होता है। सड़क में ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है। ठीक है ना, इंसान आसानी से चल सकता है, आसानी से चल सकता है। यही रीजन है कि आसानी से चल लेता है, वरना नहीं चल पाएगा। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज कैसा होगा? देखिए नदी है, रिवर, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है, सी या ओशियन। ठीक है, अब अगर हम देखें श्यानता की, अगर हम बात करते हैं, मतलब श्यानता मतलब विस्कोसिटी की हम बात करते हैं या श्यानता की हम बात करते हैं, तो जो श्यानता होती है वो सी में ज्यादा होती है, मतलब जो ओशियन वाटर होता है उसमें ज्यादा होती है, जो जो रिवर वाटर होता है उसमें कम होती है। और श्यानता ही मेन रीजन होती है कि किसी पानी में जहाज ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा। ओके, देखो अगर हम देखते हैं तो जो श्यानता होती है वो समुद्र की ज्यादा होती है, और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है लवणीयता, लवणीयता है ना, सॉल्टनेस के कारण, सॉल्टनेस बहुत ज्यादा लवड़ी होता है, लवड़ी होने के कारण श्यानता बढ़ जाती है। जो चीज जितना ज्यादा भी लवड़ी होगा, कोई जल, कोई लिक्विड जितनी ज्यादा लवणीयता होगी उसमें उतना ही ज्यादा श्यानता होगी। समझ गए, ये चीज आपको याद रखनी है कि जितनी ज्यादा लवणीयता होगी उतनी ज्यादा श्यानता होगी। और यही रीजन है कि जब जहाज में पानी जाएगा, सॉरी, जब समुद्र में जहाज जाएगा तो वो कुछ हद तक ऊपर उठ जाता है। आपसे पूछा है नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ आएगा। ऑप्शन बी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? पानी में जाती है मतलब पानी में डूब जाती है, यहाँ पर लिख लेना आप, पानी में डूब जाती है। अब देखो कोई भी वस्तु के लिए जो तैरना होता है, तैरना वो कैसा होता है, घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। कोई वस्तु तैरेगी या नहीं तैरेगी ये घनत्व पर निर्भर करेगी। अगर किसी चीज का अगर हम बोलते हैं घनत्व कम ज्यादा है, किससे, पानी के घनत्व से, पानी के घनत्व, और दूसरी कंडीशन में अगर हम देखते हैं घनत्व, ये हम बोलते हैं ज्यादा और कम, है ना, अगर घनत्व कम है किससे, पानी के घनत्व से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, डूब जाएगी, और इस वाली कंडीशन में नहीं डूबेगी, है ना, मतलब जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएगी वस्तु किसी भी लिक्विड में, और अगर घनत्व कम है तो वह वस्तु नहीं डूबती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें तीनों का घनत्व होना चाहिए पता। अगर हम डेंसिटी देखें किसकी, आयरन की, अगर हम आयरन की डेंसिटी देखते हैं तो आयरन की अप्रोक्सीमेट होती है 8 के, 7.8 अप्रोक्स होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, वहीं अगर हम डेंसिटी देखते हैं किस चीज की, मरकरी की, तो मरकरी की कितनी होती है, मरकरी की होती है 13.6। ओके, कितनी है, 13.6 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम वाटर की देखते हैं मतलब H2O की, अगर हम H2O की देखते हैं तो 997 किलोग्राम प्रति, या आप किलोग्राम बोल सकते हो, या फिर इसके अलावा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 ग्राम प्रति मिली लीटर, है ना। तो जो पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व बहुत ज्यादा कम है, लोहे की अपेक्षा बहुत कम है, यहाँ प्रति मिलीलीटर में है, और यहाँ पर ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में, है ना। तो इस वजह से अगर हम देखें तो जो मरकरी का घनत्व होता है वो जल से कैसा होता है, ज्यादा। ठीक है ना, मरकरी का घनत्व जल से ज्यादा होता है। इस वजह से अगर हम देखते हैं, ये डेंसिटी का है, आपको लिख लेना, ये है डेंसिटी का। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मरकरी का घनत्व जल से ज्यादा है, जिस वजह से जो लोहे की कील है वह मरकरी में, मतलब कि पारे में तो तैरेगी परंतु पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, आपके ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है, बिल्कुल सही। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, पारे का 13 है और लोहे का 7 है ना, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, अभी हमने डिस्कस किया पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है, 100 पर, 0 पर, -4 पर, नहीं 4 पर। अब देखो ये जो -4 डिग्री है ना, इसमें आपको याद रखना है कि एट टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस होता है वो किस चीज के बराबर होता है, फ़ारेनहाइट के, है ना। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो, सॉरी, हाँ यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 40 करना है आपको, है ना, अगर यहाँ पर 40 होता तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, आयतन, भार, द्रव्यमान, नहीं द्रव्यमान भी बदल जाता है, घनत्व, है ना। घनत्व सेम रहता है, एक वस्तु का अगर आप देखो, एक पदार्थ का घनत्व एक ही रहेगा, चाहे आप उसको 1 किलोग्राम लो, या फिर 10 किलोग्राम लो, या फिर 100 किलोग्राम लो, या फिर 500 किलोग्राम, टन, कुछ भी ले लो। छोटे से छोटी मात्रा लो या बड़ी से बड़ी मात्रा लो, घनत्व तो कभी भी किसी पदार्थ का चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहेगा। जैसे कि अगर आप आयरन की बोलें तो 7.8 ही रहेगा, है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह चाहे आप 1 केजी लो, चाहे आप 10 केजी लो, इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, प्लवन करते ऊपर कितना रहता है, अभी हमने डिस्कस किया था। क्या है आंसर, 1/10। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्फ दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ के दो टुकड़े हैं जिन्हें आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 540 में, कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल संबंध है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है। और सबसे जो फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वो किया गया था फ़ारेनहाइट के द्वारा। ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज में आप जैसे ही जाओगे तो जो फाउंटेन पेन होता है, हर एक पेन से नहीं, फाउंटेन पेन, है ना, फाउंटेन पेन से स्याही बाहर की तरफ निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए अगर आप देखो तो जो लिक्विड होता है, लिक्विड या गैसेस, ये क्या होती है, इनका जो बहाव होता है, मतलब कि इनका जो फ्लो होता है, वो फ्लो कैसा होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब कि उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की ओर, है ना, निम्न सांद्रता की ओर। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? एक चीज और आपको ये याद रखनी है कि उच्च दाब से, उच्च दाब से कम दाब की ओर, ठीक है ना, उच्च दाब से कम दाब की ओर या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है इनका बहाव। अब अगर आप हवाई जहाज में जाओ तो हवाई जहाज में क्या होगा, जो फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन का जो प्रेशर होता है, प्रेशर, वो कैसा होता है, कम होता है। किससे? किससे? आउटर प्रेशर से। मतलब कि जो बाह्य दाब होता है उससे कम होता है, सॉरी उससे ज्यादा होता है ना, यहाँ पर आप ठीक कर लेना। जो बाह्य दाब जो पेन के अंदर स्याही का जो आंतरिक दाब होता है वो बाह्य दाब से कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। इस वजह से स्याही क्या होती है, फाउंटेन पेन से बाहर आने लगती है। लेकिन जो अ, गमन करते हैं तरल, उनके दो रीजन होते हैं, एक तो सांद्रता के बेस पर करते हैं और दूसरा दाब के बेस पर, है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। तो सही आंसर क्या है, वायु दाब में कमी के कारण। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही उबलता है। ऊंचाई पर अगर आप जाओ, देखो किसी भी चीज अगर आप देखो, ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे, HEIGHT, है ना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जो वायुदाब है, मतलब कि वायुदाब कम होता जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर वायुदाब ज्यादा है मतलब ऊंचाई कम होगी, अगर वायुदाब कम है तो ऊंचाई ज्यादा होगी, है ना, ऐसा होता है। आपको ये चीज याद रखनी है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, यहाँ पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायु दाब, वायुमंडलीय दाब, प्रेशर होता है, वो कैसा होता है, घटता जाता है। और घटने के कारण क्या होता है कि जो क्वथनांक क्वथनांक कम हो जाता है ना। अगर ऊपर जाओगे आप तो क्वथनांक कम हो जाएगा। अब देखो क्वथनांक क्यों कम होता है, अगर कोई भी लिक्विड है यहाँ है, जब आप इस लिक्विड को गर्म करते हो तो जब एकदम क्वथनांक पॉइंट पर गर्म हो जाता है तो जो सतह के अणु होते हैं, सतह के अणु, सतह के अणु क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मतलब सतह को छोड़ देते हैं। और इसी को हम बोल देते हैं क्वथनांक बिंदु, है ना, एट वेपर, है ना। तो इसी को हम बोल देते हैं क्वथनांक बिंदु। अब ये जो है देखो, ये ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ से एक अलग फोर्स काम कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब। ये वाला जो है ये क्या होता है, ये होता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ये वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, ठीक है ना। ऊपर जाने पर कैसा होगा, ऊपर जाने पर कमी आती जाती है वायुमंडलीय दाब में। और जब वायुमंडलीय दाब में कमी आती जाती है तो जो जल के अणु है, जो सतही सतही अणु होते हैं, वो आसानी से छोड़ने लगते हैं अपनी सतह को। मतलब हम ये मानते हैं कि क्वथनांक जल उबल रहा है, लेकिन वास्तव में ये होता है कि इस समय पर जल के जो सतह के अणु होते हैं वो कम ताप पर भी जल को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है वो घट गया। इसलिए इन्हें आसानी हो गई, इन अणुओं को, जो सतह के अणु हैं, इन्हें अपनी सतह छोड़ने में आसानी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो चुका है। यही रीजन है कि जब ऊंचाई ऊंचाई पर जाते हैं तो 100 डिग्री के नीचे भी हमारा जल उबलने लगता है ना। क्योंकि 100 डिग्री के नीचे ही जो सतह के अणु होते हैं वह अपना स्थान छोड़कर ऊपर जाने लगते हैं, है ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 542 का ऑप्शन ए, कि वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। सही आंसर क्या है, अधिक होता है। अब देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा जो साबुन का बुलबुला है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, और रीजन क्या है कि P1 जो होता है ज्यादा होता है P2 से। अगर ये ज्यादा होता है
तो टूटता क्यों नहीं है ना? टूटता क्यों नहीं है? टूट जाना चाहिए इसे। अगर ज्यादा है तो बड़ा होना चाहिए, टूट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जो P1 और P2 के बीच में समन्वय रहता है। और ये समन्वय बनाता क्या है? बनाता कौन है? बीच समन्वय कौन बनाता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कौन सा? सतही पृष्ठ तनाव बनाता है ना? तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपको पढ़ना है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो आता रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब ज्यादा होता है या फिर बाहर दाब ज्यादा होता है। तो आपको ये आंसर लगाना है कि हाँ, अंदर दाब अधिक होता है। लेकिन बाह्य दाब और अंदर दाब, जो आंतरिक दाब होता है, इनके बीच में समन्वय कौन बना कर रखता है? तो आपको याद रखना है कि जो सतही पृष्ठ तनाव होता है, वह इनके मध्य समन्वय स्थापित करके रखता है, जिससे साबुन का बुलबुला नहीं टूटता। ओके, चलिए। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आ जाए तो क्या होगा? मौसम स्थिर रहेगा और शांत होगा, या वर्षा होगी, ठंडा होगा, या फिर तूफानी हवा हो? इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 544 का तूफानी हवा। अब देखो, मैं आपको बता देखो क्या होता है वायुमंडलीय रीडिंग। देखो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये है ना? ये कौन सा है? ये है वायुमंडलीय दाब मापी। वायुमंडलीय दाब मापी है ये। ठीक है, ये है वायुमंडलीय दाब मापी। अभी मान लीजिए ये यहाँ तक दाब माप रहा था, ये यहाँ तक इसका दाब माप रहा था। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब हम मान लेते हैं कि 1 बार है। ठीक है। अब ये अचानक नीचे गिरा। अचानक नीचे गिरने का मतलब है ये हमारा P1 है। ठीक है, अभी कंडीशन में। अब ये वाली कंडीशन आई, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ये रहा। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन आई P2। तो जो P2 होता है वो कम हो गया, किस चीज से? एक बार से कम हो गया है। एक बार से कम होने के कारण, जैसे आप सभी ने ये चीज पढ़ा होगा, ज्योग्राफी की चीज बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है, मतलब वायु कम हो गई, तो आसपास की हवाएं होती हैं जो कि इस स्थान को भरने के लिए आने लगती हैं। ठीक है ना? इस स्थान को भरने के लिए आने लगेंगी। अब सेम चीज यहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर वायु दाब मापी का जो पाठ्यांक है वो गिर जाता है, रीडिंग गिर जाती है, मतलब कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, खाली जगह बन गई। और इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की हवाएं बहुत तेजी से आएंगी। और अगर हवाएं तेजी से आ रही हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? तूफान की स्थिति। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है यदि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, सॉरी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखिए, आपने बोला प्रेशर कुकर। ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेम चीज है। अब अगर हम बात करते हैं प्रेशर कुकर की, प्रेशर कुकर। अब देखो प्रेशर कुकर में अगर हम देखते हैं अंदर, अंदर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो क्वथनांक हो जाता है, क्वथनांक वह भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, दाब ज्यादा है तो क्वथनांक भी ज्यादा है, मतलब कि जो दाब होता है वो समानुपाती होता है किस चीज के? क्वथनांक के। है ना? अब यहाँ पर दाब ज्यादा है तो क्वथनांक ज्यादा है। और यही कंडीशन होती है। आपको जो, अगर आप ऑप्शन को देखो तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है, मतलब कि क्वथनांक ज्यादा हो गया। दाब अधिक है तो क्वथनांक ज्यादा हो गया, मतलब अधिक तापक्रम पर उबल रहा है। ऑप्शन बी ये होती है कंडीशन। ओके। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए ये है गुब्बारा। ठीक है। जब ये मान लीजिए 500 मीटर की हाइट पर था, तो मान लीजिए इस पर वायुमंडल दाब लग रहा है 1 बार। ठीक है। फिर उसके बाद ये और ऊपर गया और ये गया 1000 मीटर की ऊंचाई पर। इस पर वायुमंडलीय दाब कितना होगा? 0.1 बार हो गया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 1 बार है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 0.1 बार है। यहाँ पर अगर हम आकार की बात करें तो मान लीजिए कि आकार इसकी मान लीजिए 2 है। और अगर यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर आकार कितना हो गया? यहाँ पर आकार 10 हो गए। अब जब जब यहाँ पर अंदर दाब, अंदर दाब कैसा हो गया? ज्यादा। और बाहर दाब कैसा है? कम।
ठीक है। अगर आंतरिक दाब ज्यादा है और बाह्य दाब कम है तो ऑब्वियसली गुब्बारा फट जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है? नहीं। वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या वायु दाब घट जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब घट जाता है, क्योंकि आप ऊंचाई पर चले गए। यहाँ पर 1000 मीटर पर गए तो वायु दाब 0.1 बार ही बचा, इसलिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन, रेडियो सक्रियता, या कृत्रिम रेडियो सक्रियता? सही आंसर क्या है? नाभ की संलयन। और एक चीज और आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम। ठीक है, जो तारों में नाभ की संलयन होता है उनमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे पूछा गया है, भारी चाबी सॉरी चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या संचित ऊर्जा? अब देखिए, जब हम घड़ी में चाबी भरते हैं, पहले कैसी थी? चाबी खाली थी। खाली मतलब ऊर्जाहीन। ऊर्जाहीन। अब हमने चाबी भरी, जो चाबी है चाबी भरी। चाबी भरी मतलब इस पर क्या हुआ? हमारे द्वारा कार्य किया गया। हमारे द्वारा कार्य किया, हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है, यही कार्य, यही कार्य जो चाबी होता है, चाबी में स्टोर हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। चाबी में संरक्षित हो गया। अब अगर कोई चीज चाबी में स्टोर हो गई या संरक्षित हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीई, स्थितिज स्थितिज ऊर्जा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे वाले सीट पर लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, या विखंडन ऊर्जा? सही आंसर क्या है इसमें? स्थितिज ऊर्जा। देखो, अगर आप देखो, एक विशेष स्थिति के कारण ऊर्जा जनरेट हुई है। आप बैठ गए तो आप बैठे ही हो, आप गति नहीं कर रहे, आपका वेग जीरो है। वेग जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करो तो 1/2 mv² से 1/2 m जीरो, टोटल क्या हो जाएगा? जीरो स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसी कंडीशन में? जो भी होता है वो जीरो कैसा होता है? बैठने की कंडीशन में भी होता है और लेटने की कंडीशन में भी होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा नहीं है, आपको बताना है। गतिज ऊर्जा किसमें नहीं होगी? मतलब v बराबर जीरो। तो चली हुई गोली, अगर कोई गोली चल रही है तो उसमें क्या v जीरो है? v बराबर जीरो नहीं है। बहता हुआ जल, इसमें भी v जीरो नहीं है। चलता हथौड़ा, चलता हुआ हथौड़ा है, आपको ये देखना, यहाँ पर चली हुई गोली, यहाँ पर बहता हुआ है, तो यहाँ पर भी जीरो नहीं है। सही आंसर क्या हो? खिंचा हुआ धनुष, तो धनुष खिंचा हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी जीरो है, धनुष को आपने खींच कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी होता है, वेग होता है, वो कैसा है? जीरो, इस वजह से। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।